चूंकि अर्जुन मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए पूर्व दिशा की ओर निकले थे और नागलोक से उनका मैत्री संबंध स्थापित हो चुका था, और मैत्री संबंध ही नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध भी स्थापित हो गया था, क्योंकि वैवाहिक संबंध हो गया था नागलोक से। नागलोक की राजकुमारी ने अर्जुन को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था और उन्हें वरमाला पहना करके उनके साथ विवाह किया था। मित्रों, विवाह करने के बाद अर्जुन चूँकि कुछ ही समय वहाँ रुक सकते थे, उन्हें आगे मणिपुर के लिए भी प्रस्थान करना था। इसलिए उनसे महाराज वासुकी आग्रह करते हैं कि चूँकि आप हस्तिनापुर के लिए नहीं जा रहे हैं, इंद्रप्रस्थ के लिए, क्योंकि तब उनका राज्य जो था वो इंद्रप्रस्थ था, तो इंद्रप्रस्थ के लिए तो जा नहीं रहे हैं, आप मणिपुर के लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप उलूपी को अपने साथ तो ले जा नहीं पाएंगे। तो अर्जुन भी कहते हैं ये तो बात सही है, क्योंकि नागलोक की कन्याओं को बाहर के विषय में बहुत कम जानकारी होती है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ऐसी स्थिति में हम इनको लेकर भी अगर जाएंगे उलूपी को, तो भी इन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। इस वजह से मैं कुछ समय इनके साथ ही रहता हूँ। ऐसा कह करके अर्जुन और उलूपी वहीं पर निवास करने लगते हैं। मित्रों, दोनों ही एक दूसरे से अनन्य प्रेम करते थे। अर्जुन भी उलूपी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उलूपी का और अर्जुन का साथ ना ही उलूपी छोड़ना चाहती थी और ना ही अर्जुन छोड़ना चाहते थे। समय बीतता जा रहा था, काल चक्र आगे बढ़ता जा रहा था। प्रभु की अनुकंपा से अर्जुन को ध्यान आता है कि अरे, मैं तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकला था, मैं तो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निकला था, वह तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे पूर्व दिशा के समस्त राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित करने थे और मैं यहाँ नागलोक में ही विवाह करके एक स्थान पर रुका हुआ हूँ। मित्रों, उलूपी को ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा था कि अर्जुन को कितना समय हो गया है यहाँ रहते हुए। अर्जुन उलूपी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब मेरे नागलोक से प्रस्थान करने का समय आज निकट आ चुका है। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तब उलूपी कहती है कि हे स्वामी, अगर मैं कालचक्र की दृष्टि से देखूं तो वास्तव में आपको यहाँ पर विश्राम किए हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन अगर मैं प्रेम की दृष्टि से देखूं तो कुछ भी समय नहीं हुआ है। जहाँ से हमारा आपका मिलन आरंभ हुआ था, हम आज भी वहीं पर खड़े हैं और आगे आने वाले समय में भी वहीं पर खड़े रहेंगे। अर्जुन कहते हैं कि प्रिय, मेरा भी मन नहीं है कि मैं आपको छोड़ करके मणिपुर के लिए प्रस्थान करूं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला हूं, उस उद्देश्य को पूरा भी करना है, क्योंकि मैं यही वचन दे करके अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को आया हूं कि मैं पूर्व दिशा के समस्त राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित करके वापस आऊँगा। उनका दूत बन करके मैं आया हूँ, अतः मुझे अपने राजा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। उलूपी भी उन्हें विदा करने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें यह जानकारी देती है कि उलूपी गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है। जब अर्जुन को ये ज्ञात होता है, अर्जुन अति उत्साहित हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। लेकिन समय आ चुका था और अर्जुन के प्रस्थान का अर्जुन नागलोक से मणिपुर के लिए प्रस्थान जब करते हैं तो उन्हें नागलोक की सीमा तक छोड़ने के लिए स्वयं महाराज वासुकी, महारानी
और राजकुमारी उलूपी सहित ढेर सारे लोग जाते हैं और उन्हें अपनी सीमा से बाहर भेजकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। अंतिम बार जब उलूपी और अर्जुन एक दूसरे से मिलते हैं तो गले मिलने के बाद अर्जुन फिर मुड़कर दोबारा उलूपी की तरफ नहीं देखते हैं और वहाँ से सीधे मणिपुर की ओर निकल जाते हैं। मित्रों, चलते 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 मणिपुर जब पहुँचते हैं तो मणिपुर में एक मंदिर है और वो ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, माता कामाख्या का मंदिर है। और कामाख्या का मंदिर ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में पहुंचकर यदि आप कोई भी मुराद रखेंगे, कोई भी याचना करेंगे, कुछ भी मांगेंगे तो वह आपको अवश्य मिलेगा। अर्जुन को कि महाराज वासुकी ने जाते समय बताया था कि वहाँ माता कामाख्या का मंदिर है और वहाँ माता कामाख्या के दर्शन अवश्य करना। यदि उनके दर्शन करोगे तो तुम्हारा ये जो उद्देश्य है यह जरूर पूर्ण होगा। मित्रों, अर्जुन जब मणिपुर पहुँचते हैं तो वो माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर की ओर बढ़ रहे होते हैं और इसी बीच एक बालक जो कि युवावस्था में प्रवेश कर रहा होता है, युवक कहें, वो युवक अर्जुन से टकरा जाता है। जहाँ अर्जुन के हाथ में धनुष है वहीं उसके हाथ में भी धनुष है, पीठ पर तरकस है, उसके भी पीठ पर तरकस है, इनकी कमर में तलवार लटक रही है तो उसकी भी कमर में तलवार लटक रही है। दोनों ही योद्धा दिखाई देते हैं और दोनों ही जिद करने लगते हैं पहले माता के दर्शन करने के। अर्जुन कहते हैं कि मुझे पहले दर्शन कर लेने दीजिए क्योंकि मैं यात्री हूँ। लेकिन वो युवक अर्जुन को दर्शन करने नहीं देता है और वो कहता है क्योंकि मैं पहले आया हूँ इसलिए पहले दर्शन मैं करूँगा। अब वहाँ पर एक दूसरे के स्वाभिमान की बात आ जाती है तो अर्जुन कहते हैं मैं पहले दर्शन करूँगा और वह युवक कहता है कि मैं पहले दर्शन करूँगा। इन दोनों के बीच आपसी विवाद आरंभ हो जाता है। जब बातचीत हो ही रही होती है इसी बीच माता के दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं की लाइन लग जाती है और श्रद्धालु कहते हैं कि ऐसा करिए कि अब आप लोगों में से कौन पहले दर्शन करेगा इसका निर्णय तो संभव नहीं है, इसलिए बाहर जाइए और एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करिए या जिस तरह से भी आपका ये सुनिश्चित हो जाए कि पहले कौन जाएगा तब तक आप सुनिश्चित करिए जा करके और हम लोगों को दर्शन करने दीजिए। ऐसी स्थिति में अर्जुन और वो युवक दोनों ही बाहर चले जाते हैं, जहाँ जाकर के युवक धनुर्विद्या के लिए अर्जुन को ललकारता है, धनुर्युद्ध के लिए। तो युद्ध क्या, वो एक स्थान नियत करता है और वहाँ पर एक आँख बना देता है और इतनी सुंदर आँख बनाता है जैसे कि उसके हाथों में कलाकारी हो, जादू हो उसके हाथों में। अर्जुन उस आँख की बनावट को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उससे कहते हैं कि क्या अलग कलाकारी है तुम्हारे अंदर, ईश्वर ने अद्भुत कलाकारी दी है और तुम युद्ध की बात करते हो, धनुर्विद्या की बात करते हो। तुम्हें तो अपनी इस कलाकारी को लोगों जन जन तक पहुंचाना चाहिए, कितना सुंदर चित्र आपने बनाया है। लेकिन वह युवक अर्जुन की इस प्रशंसा को भी स्वीकार नहीं करता है और वह अर्जुन से को कहता है कि मैंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है, इस लक्ष्य पर जिसका भी तीर लग जाएगा वही पहले मंदिर जाएगा। कहता है चूंकि तुम राहगीर हो, पथिक हो, इसलिए तुम्हें इस आँख पर निशाना साधने का पहला अवसर प्रदान करता हूँ। अर्जुन कहता है कि जब मैं पथिक था, राहगीर था, तो मुझे दर्शन का भी पहले अधिकार दे दिया होता, जिस तरह से लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए मुझे पहले अधिकार दिया है। जब ये बात अर्जुन कहते हैं तो कहता है वह इसलिए
क्योंकि यदि पहले लक्ष्य मैं भेदन करूंगा तो फिर आपके लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अर्जुन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आप ही पहले लक्ष्य भेदन कर लीजिए, अगर नहीं बचेगा तो मैं समझ लूंगा कि मेरे भाग्य में यही होगा और मैं आपको जाने की अनुमति दे दूंगा। तब वो बालक कहता है मुझे अनुमति नहीं, अधिकार चाहिए। अर्जुन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं अपने अधिकार अनुमति शब्द को वापस लेता हूं, अधिकार शब्द जोड़ देता हूं। तब वो युवक कहता है, बड़ा ही हठी महसूस हो रहा है, वो कहता है कि अधिकार प्रेम से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं मैं तो आपके पक्ष की ही बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप ऐंठते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है लक्ष्य भेदन करिए। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, तुम ही पहले करिए। अर्जुन तो अर्जुन थे, अर्जुन को तो पता ही था कि दुनिया का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो अर्जुन के द्वारा भेदा ना जा सके। लेकिन इस बालक के अंदर जो इसकी मति मारी गई है, तो इसे ही पहले भेदन कर लेने दीजिए, कर लेने दें। तब वो युवक लक्ष्य का भेदन करता है और वास्तव में उसका सटीक निशाना है, वह बिल्कुल सही लक्ष्य का भेदन करता है और अर्जुन से कहता है अब मैं जीत गया। तो अर्जुन ने कहा मुझे अभी अवसर ही आपने नहीं दिया, आप जीत कैसे गए? आपकी जीत तो तब सुनिश्चित होगी जब मेरे द्वारा लक्ष्य का भेदन नहीं किया जाएगा। तो वो कहता है अब आप किस लक्ष्य का भेदन करेंगे? जो लक्ष्य था उसका तो मैंने भेदन कर दिया है। अर्जुन कहते हैं कुछ समय धैर्य रखो युवक, मैं अभी इसका भेदन किस तरह से करता हूँ ये देखकर तुम भी विस्मित हो जाओगे। और अर्जुन अपनी तरकस से एक तीर निकालते हैं और अपने गांडीव पर चढ़ा करके ज्यों ही तीर छोड़ते हैं, वो तीर उस युवक के तीर को चीरता हुआ सीधे लक्ष्य पर लगता है जाकर के। और युवक का जो तीर था वह केवल और केवल तिनके की तरह दिखाई देता है। जब इस स्थिति को देखता है वो युवक तो कहता है कि माना कि आप जीत गए हैं, लेकिन हारा तो मैं भी नहीं हूँ। तो अर्जुन कहते हैं हाँ सही है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, हारे तो आप भी नहीं हैं। तब वो युवक कहता है कि जब हारा नहीं हूँ तो तलवार निकाल लेता है और कहता है अब धनुर्विद्या में अगर बराबरी हुई है तो अब तलवारबाजी में हम देख लेते हैं। और अपनी तलवार निकाल करके अर्जुन पर प्रहार करना चाहता है। अर्जुन भी बचाव करते रहते हैं, उसके हर एक प्रहार को बचाते हैं, लेकिन कुछ समय बीत जाता है बचाव करते करते, रक्षात्मक शैली को दिखाते दिखाते। और ज्यों ही अर्जुन उस पर अटैक करते हैं तो एक ही झटके में उसका मुकुट दूर जा गिरता है, क्योंकि वह एक राजकुमार दिखाई देता था। उसका मुकुट ज्यों ही दूर गिरता है त्यों ही उसके मुकुट के नीचे छिपे उसके बाल उसको एक स्त्री के रूप में परिणित कर देते हैं। ज्यों ही अर्जुन उस युवक को स्त्री के रूप में देखते हैं त्यों ही अर्जुन उससे क्षमा याचन करने लगते हैं। कहते हैं कि हे देवी, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप कन्या हैं, आप स्त्री हैं। अगर मुझे ज्ञात होता तो मैं कभी भी आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता। मैं नारियों का सम्मान करता हूँ, मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूँ और स्त्री जाति मेरे लिए सदैव ही पूजनीय रही है। क्योंकि स्त्री माता होती है, स्त्री बेटी होती है, स्त्री भार्या होती है, स्त्री पुत्री होती है, स्त्री बहन होती है। और अनजाने में मुझसे गलती हुई है। जब अर्जुन इस तरह की वार्ता करते हैं और कहते हैं कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन ऐसा कदापि नहीं करता, तब वह युवक रूपी कन्या वहाँ से उठ करके चली जाती है बिना दर्शन किए हुए। और अर्जुन माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तब माता कामाख्या से कहते हैं कि हे माते, मुझे नहीं पता था कि वो युवक नहीं एक कन्या है।
अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी भी उसके साथ ये व्यवहार नहीं करता, मैं कभी भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करता। मुझसे अनजाने में ये जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसा कहते हुए, और माता आप तो वास्तव में त्रिलोक्यदर्शी हैं, आप तो सब जानती हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है।